सियासी गलियारे की हर हलचल, बात पटना से दिल्ली तक, नजरों से टटोलेंगे, धड़कनों से गुजारेंगे, सबूतों पर कसेंगे, उदाहरणों से संवारेंगे। मुद्दा होगा आपका और बहस भी आपकी। देखिए आपकी बहस विद चंदन, रमाकांत चंदन के साथ एनबीटी बिहार पर। जी नमस्कार। एनबीटी पर मैं रमाकांत चंदन आपकी बहस में आपके साथ। आपकी बहस में एक बार कुर्मी चुनाव को लेकर के हम आपके सामने पेश हो रहे हैं। जाहिर है भाजपा जीत के पंच के साथ आगामी 2025 विधानसभा का आगाज कर चुकी है और यह जीत जो है भाजपा को न केवल ताकत देगी बल्कि भाजपा को यह विश्वास भी देगी कि आप बगैर गठबंधन अकेले 7 दलों के गठबंधन को आप हरा सकते हैं। जो आत्मविश्वास उसे कभी भी नीतीश कुमार को छोड़ने के लिए बाध्य नहीं करता था, वो बार बार नीतीश कुमार के साथ ही जाते थे, वह आत्मविश्वास कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव का परिणाम ने ला दिया है भाजपा लोगों को और एक नई तस्वीर वो आगामी विधानसभा चुनाव में वो जरूर खींचेंगे इस विश्वास के साथ कि हम अकेले दम पर भी हम महागठबंधन को हरा सकते हैं, चाचा भतीजा के जो गठबंधन है उसे हरा सकते हैं। तो रामसागर जी, पहले तो आपको जीत को बधाई। और आप इस जीत के लिए क्या क्या मानते हैं जी, क्या क्या मानते हैं कि नई चीजें जो आपको महागठबंधन के सामने खड़ा रहने में एक तरह से मजबूती प्रदान की, वो कौन कौन से वो होंगे तत्व या एंगल? सबसे बड़ा फैक्टर है कि नीतीश कुमार का थका हुआ चेहरा और नीतीश कुमार का क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाना। क्योंकि नीतीश कुमार को नकारा है जनता ने। नीतीश कुमार के जो हमसे छोड़ करके महागठबंधन किए, जो जनमत को धोखा दिए, जो बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने का दिया था, आदेश दिया था, उसको ये धोखा दिए, उसका बहुत व्यापक प्रभाव है। और नीतीश कुमार अब जो थका हुआ चेहरा है, अब इनसे कोई काम होता नहीं है, जनता इनको लाइक करती नहीं है, बल्कि अब नीतीश कुमार से नफरत करना अगर कह सकते हैं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नीतीश कुमार से बिहार की जनता नफरत करने लगी है। उसी का ये परिणाम है। और बीजेपी का पॉजिटिव सोच, बीजेपी का जो इस कार्यकाल में अल्पकाल में ही जो उद्योग के लिए जो काम किए गए, जो कृषि में काम किए गए, जो सड़क में काम किए गए, जो पंचायत में काम किए गए, सम्राट चौधरी के द्वारा ग्राम पंचायत का जो चुनाव करवाया गया ईवीएम के द्वारा, पूरे देश में पहला राज्य बिहार था जहां ईवीएम से चुनाव करवाया गया पंचायत में। और पंचायत की व्यवस्था को भी बदला गया, जो बीडीओ के अधीन रहता था वो उस बीडीओ के अधीन नहीं दे करके पंचायत पदाधिकारी की नियुक्ति की गई और उस व्यवस्था में सुधार किया गया। 17 इथेनॉल फैक्ट्री का परमिशन हुआ, कुछ जगह लगना शुरू हो गया था। तो लोगों को यह विश्वास हो चला था कि भाजपा जहां रहेगी वहां औद्योगिक विकास भी होगा। वहां 37,000 मेडिकल में नियुक्ति हुई थी, जिसमें 8,000 डॉक्टरों की नियुक्ति हुई थी, 10,000 नर्सों की नियुक्ति हुई थी और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति हुई थी। पुलिस डिपार्टमेंट में भी नियुक्ति हुई थी, शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। करके लगभग 2.25 लाख नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया था। करीब 2.25 लाख के आसपास तो नियुक्ति हो गई थी और नियुक्ति प्रक्रिया लाइन में था। इसको जनता ने देखा है कि भाजपा अपने किए गए वायदे को पूरा करती है और मुझे अब पूरा विश्वास है कि 24 में और 25 में भी बिहार में अब भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा भी कुछ छोटे छोटे दलों से समझौता करेगी, हमारे साथ कुछ रहेंगे और हम लोग मिल करके जो ये 7 दलों का जो ठगबंधन है, जो जनता को ठगने का काम किया है, उसको सबक सिखाएगी और 25 में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और विकास पुनः विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगी। जी राजीव जी, आप क्या इस जीत से आपको क्या क्या संकेत दिखता है? क्या भाजपा सचमुच बहुत मजबूत हो गई है? वह जातीय समीकरण के बजाय सबका साथ सबका विकास के कह सकते हैं कि पथ पर चलकर मजबूत हो गई है, या उन्हें लगता है कि सचमुच नीतीश का चेहरा थका हुआ है, या सचमुच नीतीश जी ने मैंडेट का अपमान किया था उसके कारण भाजपा की जीत हुई? जी राजीव जी। देखिए पिछले मैं लगातार 1 महीने से विभिन्न चैनलों में यही बात कह रहा हूँ कि ये सिर्फ बिहार में उपचुनाव नहीं है। ये उपचुनाव जो है बिहार की राजनीति को तय करेगा। आप देखिए, मैं भाजपा के प्रवक्ता साथी को तो पहले मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। आप उनका उत्साह देखिए। धन्यवाद। अगर आज भाजपा अगर बिल्कुल आप देखिए, और इससे देखिए बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। आप देखिए, और मैं कह रहा हूँ कि आज 2 लोग काफी खुश होंगे। एक भाजपा तो खुश होगी ही, उसके बाद जो है आप देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ कि आरजेडी, भाजपा के बाद अगर कोई खुश होगा तो आरजेडी खुश होगा। वे कहते हैं ना, कोई आदमी है वो घर से भी परेशान होता है और बाहर से भी परेशान होता है। आज से जो है भाजपा इतनी आक्रामक हो जाएगी जदयू पे, नीतीश कुमार के देखिए जो हमारे साथ थे तो मैंडेट का अपमान हुआ, आप चले गए। आरजेडी जो है अंदर से ये कहेगी कि हमारा सीट था, हमने आपको दिया, आपने वो भी सीट हरवा दिया। आरजेडी अंदर से करेगी, बार्गेनिंग करेगी, प्रेशर बनाएगी। और जो नीतीश कुमार बार बार जो ये बात कहते हैं, जो बार बार वो जो मान लीजिए एक तरह से, मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन जो विपक्षी पार्टी जो आरोप लगाती है कि पाला बदल लेते हैं, तो देखिए नीतीश कुमार कहते हैं कि उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनी। अब आप देखिएगा, आज से मैं कह रहा हूं कि मैं पिछले 1 महीने से कह रहा हूं कि कुंडली उपचुनाव नहीं है, ये बिहार की भविष्य की राजनीति को तय करेगा। और अभी जो मेन जो लड़ाई हो गया है आज के बाद से, वो आरजेडी वर्सेस भाजपा हो गई है। और आप देखिएगा, इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मैं आज जो कोई ज्यादा अगर भाजपा के बाद कोई अगर खुश होगा तो आरजेडी होगी। आज से वो बार्गेनिंग शुरू करेगी, प्रेशर बनाना शुरू करेगा। एक चीज मैं और इसमें जोड़ना चाहूंगा, अभी मैं एक साथी के साथ डिबेट में बैठा हुआ था, वहां लोजपा की प्रवक्ता बैठी हुई थी। अब मैंने देखा कि वो भी अति उत्साहित थी, उनका कोई लेना देना था नहीं चुनाव में, उनका कैंडिडेट नहीं था, लेकिन अति उत्साहित, क्योंकि कहीं ये देखा गया है कि जो अति दलित का जो वोट है उसमें जो है वो उन्होंने भी भाजपा को वोट दिया है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो है राजनीति में, और मैं एक चीज और इसमें ये कहूंगा कि देखिए आगे की जो लड़ाई है, जैसा कि भाजपा के प्रवक्ता साथी कह रहे हैं कि अब जो लड़ाई है वो भाजपा वर्सेस आरजेडी होगी। हो सकता है कि अगले 1-2 महीने में आप देखेंगे कि बिहार की राजनीति में काफी उठापटक होगा, काफी बदलाव होगा। और एक चीज में और जो मैं शुरू से मैं कह रहा हूँ कि देखिए ये जो लड़ाई, जो उपचुनाव था, इसमें प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। भाजपा ने भी इसको प्रतिष्ठा की लड़ाई बनी हुई थी, उसके बड़े बड़े नेता कैंप कर रहे थे वहां पे, लगातार केंद्रीय मंत्री से लेके एमएलए तक वहां कैंप कर रहे थे। जो है नीतीश कुमार जो कहीं नहीं गए थे, आपने देखा पिछले विधानसभा चुनाव में वो नहीं गए थे, उन्होंने वहां पे वो गए, वहां पे कुछ प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा जो है वो नीतीश कुमार के दांव पे लगी हुई थी। अब आप देखिए नीतीश, जो जदयू के जो पार्टी है, अंदर के लोग भी आप देखिएगा कि वो भी, उनको भी ये शंका होगी कि क्या नीतीश कुमार, क्या उनकी जो पहचान है, जो उनकी छवि है, वो क्या सही नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज के बाद से जो है नीतीश कुमार के लिए कहते हैं कांटों भरा ताज है, और सबसे बड़ा एडवांटेज भाजपा के लिए है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि भाजपा को भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए कि नीतीश कुमार देखिए बहुत ही मजे हुए राजनेता है, उनको राजनीति का उनको चाणक्य कहा जाता है। और इसमें जो एक चीज हमने नोटिस किया है कि बिल्कुल, तो इसलिए कि ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार काम खराब होता है। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, पिछले गोपालगंज चुनाव में ये देखा गया कि जो ओबीसी की पार्टी है, उन्होंने 12,000 वोट ले गए थे, जिस कारण जो है महागठबंधन की हार हुई थी। पर इस बार कहीं न कहीं तेजस्वी यादव ऐसा लगता है कि वो मुसलमानों को समझाने में कामयाब हो गए हैं कि आप ओबीसी को वोट देके वोट खराब मत करिए, आप हमें वोट दीजिए। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो है ओबीसी का जादू नहीं चला, जिस कारण जो अर्थ ये भी है। तो आगे आने वाली राजनीति जो है, बिहार की राजनीति आप देखिएगा काफी करवट लेगी। और हमें लग रहा है कि अब हो सकता है कि नीतीश कुमार पे अब काफी दबाव रहेगा। पर मुझे लग रहा है कि आज 2 लोग खुश हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भाजपा के लोग और आरजेडी के लोग। जी डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल मेरा है, क्या ऐसा लगता है आपको भी कि महागठबंधन लड़ तो जरूर रहा था,
लेकिन जदयू के कार्यकर्ता जितना उत्साहित थे उस अनुसार राजद के कार्यकर्ता उत्साहित नहीं थे और वोट पोलिंग में भी उनका उतना आक्रामक सहयोग नहीं रहा। क्या आप इससे साबका रखते हैं? और दूसरी बात, क्या सचमुच नीतीश कुमार के जाने के बाद क्या वहां जो अत्यंत पिछड़ा या फिर यादव माइनस पिछड़ा वोट था वो सक्रिय नहीं हुआ क्या? ठीक चंदन जी, इनका जो नीतीश कुमार का वोट ही इनसे हट गया है। जो अत्यंत पिछड़ा का वोट ये मानते थे कि मेरा है, कुर्मी का वोट मानते के साथ गठबंधन किया है, तब से कुर्मी भी इनका साथ छोड़ा है, अत्यंत पिछड़ा भी इनका साथ छोड़ा है, और जो बेरोजगारों के साथ जो अन्याय किया है, सड़क पर जो लाठियां चली है, जो लाठियां खाए हैं, चाहे वो बीपीएससी के लोग हों, चाहे वो शिक्षक वाले लोग हों, ये सारे लोगों के साथ ये अन्याय कर रहे हैं। और नियुक्ति पत्र भी उन लोगों को बांटा गया जिनकी नियुक्ति पहले हो चुकी थी, चाहे वो सिपाही हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे राजस्व विभाग में हो, उन लोगों की नियुक्ति हो गई थी। अब उन्हीं लोगों को फिर से ये नियुक्ति पत्र बांट करके ठगने का काम कर रहे हैं और तेजस्वी को भी बेवकूफ बनाने का काम किए, तेजस्वी की भी छवि खराब करने का काम किया है। ये तो अपना पार कर लिए हैं। अब इनका उम्र अब रहा नहीं राजनीति करने का। शिवानंद तिवारी जी ने सही कहा कि अब आश्रम में जाने का इनका समय है, तो अब ये आश्रम में ही चले जाए, इसी में इनकी भी भलाई है और बिहार की भी भलाई है। जिस दिन इनके कुढ़नी के चुनाव मैदान में जो ये भाषण देने के लिए गए थे और बेरोजगार लोग जो कुर्सी चलाए और इनके सामने जो घटना घटी, उस दिन ही हो गया था तय। और हम लोगों के गठबंधन का जो उसी मैदान में फिर जो चुनावी सभा हुई और उसमें जो युवाओं का और हर एक वर्ग के लोगों का जो उत्साह देखते बनता था और जो उत्साही भीड़ थी, उससे बहुत गुना ज्यादा भीड़ थी, वो दिखा दिया था कि रिजल्ट क्या होने जा रहा है। इसलिए अब तो आगे सही राजीव जी कहे कि लड़ाई तो हमारे और आरजेडी के बीच होगा। आरजेडी को, चूंकि इनको जो मेरे साथ थे, जब तक मेरे साथ थे तब तक ये सुशासन बाबू बने हुए थे। अब आज बिहार में देखे होंगे कि रोज हत्याएं हो रही है, रोज अपहरण हो रहा है, रोज बलात्कार हो रहा है। तो बिहार का बलात्कार करवा करके, बिहार का विकास रोक कर करके नीतीश कुमार और लालू जी की पार्टी दोनों कहां आगे बढ़ सकती है। ये 24 में भी शून्य पर आउट होंगे और 25 में तो सत्ता से इनको जाना ही जाना है। ठीक है राजीव जी, 2-3 सवाल सामने उठ रहे हैं कि इस बीच जब कुर्मी का उपचुनाव हो रहा था तो 2-3 मुद्दे बहुत तेजी से उठे। एक तो शराबबंदी के प्रति नाराजगी थी, जिसे पासवान समाज ने नीतीश जी के सभा में भी दिखाया। दूसरा उसी दौरान, जी हाँ, पासी समाज। दूसरी बात कि उसी समय बीपीएससी के जो परीक्षार्थी जो थे, जो घोटाला का आरोप परिणाम पर लगाए, वो भी विरोध में थे। और उसी समय जो शिक्षकों का भी एक काफिला जो था, लगातार सरकार के विरोध में ही जो पटना के गलियों में घूमता रहा। तो क्या इन सबों का भी प्रभाव कुर्मी के उपचुनाव में पड़ा होगा? नहीं, बिल्कुल नाराजगी तो देखिए है ही। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, नाराजगी तो देखिए है ही। मैं शुरू में मैं ये कह रहा था कि बिहार में देखिए 2 समस्या थी, एक तो भ्रष्टाचार था और एक अफसरशाही था। लेकिन अभी जो आपने कही शराबबंदी की बात, और आप ही के डिबेट में मैंने पहले भी कहा, शराबबंदी जो है देखिए अच्छी बात है, शराबबंदी होनी चाहिए। शराबबंदी के कारण जो है, जो महिलाएं हैं वो काफी सपोर्ट में थी नीतीश कुमार के। मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा कि शराबबंदी में समस्या क्या है। शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन शराबबंदी की नीति सही होनी चाहिए। मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा। एक महिला जो है, उसका बेटा किसी शराब पार्टी कर रहा होगा, दोस्तों से कहीं से लाया होगा, वो जेल चला गया। अब वो दिहाड़ी मजदूर है, उसको थाने कोर्ट कचहरी में करने में जो भी उसके पास जमीन थी, थोड़ी बहुत 1-2 बीघा जो भी जमीन थी, वो सारी बिक गई। अब बताइए, वो जो नीतीश कुमार के प्रति जो
जो महिलाएं जो शराबबंदी के कारण जो सपोर्ट था उनका, अब जिसका बेटा, जिसका पति, जिसका जेल में हो, तो वो क्या करेगा? तो मैं वही कह रहा हूँ कि शराबबंदी जो है, इसके कारण नीतीश कुमार के प्रति काफी गुस्सा है, क्योंकि आजकल ये भी हो रहा है कि शराबबंदी अच्छी चीज है। मैं कह रहा हूँ शराबबंदी का विरोध नहीं है, शराबबंदी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सही नीति से। आप देखिए शराब आजकल ये भी हो रहा है कि कहीं भी कुछ क्राइम हो रहा है, कुछ इश्यूज हो रहा है, तो उसको चूंकि शराबबंदी कानून की नीति स्पष्ट नहीं है, तो हम किसी को फंसाने के लिए शराबबंदी वहां पे डाल देते हैं कि शराब भी पी रहा था, इसी कैंपस में शराब लगा हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को आया है कि जो शराबबंदी के कारण जो महिलाएं हैं, जो लोगों में काफी आक्रोश है, काफी गुस्सा है। दूसरा जो आपने कहा कि जो बीपीएससी की है, भारत में देखिए शिक्षा, आप देखिए बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, 25 वर्षों के बाद मैं बिहार आया हूँ, यहाँ ज्यादा समय देता हूँ मैं। अब यहाँ मुझे जान के इतना आश्चर्य हुआ, जो बीए की डिग्री, जो ग्रेजुएशन की डिग्री जो 3 सालों में हो जाती है, यहाँ 5-5 साल, 6-6 साल, 7 साल में नहीं होती है। अगर मैं विद्यार्थी हूँ, अगर मैं 12वीं के बाद मैं अगर ग्रेजुएशन करूंगा और अगर मैं 7 साल लगा दूंगा, 5 साल लगा दूंगा, आप सोचिए मेरा क्या भविष्य होगा। तो 15 सालों से नीतीश कुमार, तो ऑब्वियसली युवा में काफी गुस्सा है। बीपीएससी जैसा, बिल्कुल बीपीएससी जैसा एग्जाम है, जो प्रतिष्ठित एग्जाम है, जिससे लोग डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी बनते हैं। मैं चंदन जी आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा, मैं देश भर में कई एकेडमी में मैं जाता हूँ पढ़ाने के लिए, वहां मैंने काफी डीएसपी, काफी डिप्टी कलेक्टर को मैंने व्याख्यान दिया, लेक्चर दिया। एक प्रेस्टिजियस जॉब है, लाखों लाखों में बहुत चंद लोग उसमें चुन के आते हैं, और आप जो है बीपीएससी का ये हाल है, कभी पेपर लीक हो जा रहा है। आपने देखा, आपने फोटो देखा होगा, कितने लोग बाहर से आते हैं, कितने कष्ट में सेंटर में जाते हैं। तो ये चीजों से गुस्सा है, काफी गुस्सा है, और मैं ये तो इसीलिए जो है नीतीश कुमार के प्रति जो है वो आक्रोश है। और मैं वही कहूंगा, मैं फिर से कहूंगा, मैं भाजपा के प्रवक्ता साथी को सुन रहा था, देखिए आत्मविश्वास, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, जस्ट मेरा एक राजनीतिक विशेषज्ञ से सलाह है। आत्मविश्वास अच्छी चीज है, लेकिन अति आत्मविश्वास अच्छा चीज नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के लिए आज का दिन बहुत टफ है, और आज के बाद से कल से उनको लिए कांटों भरा ताज है। कल से देखिए बहुत समस्या में है, लेकिन फिर भी वो नीतीश कुमार है, वो जो है बाउंस बैक, मुझे क्योंकि राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। और एक चीज मैं और भी 2-3 चीज मैं जोड़ना चाहूंगा उसमें। आप देखिए भाजपा जो है पिछले 15 वर्षों से, भाजपा जो है पिछले 15 वर्षों से शासन में जदयू के। आप ही बताइए कि आरजेडी के पास अपना नेता है, तेजस्वी यादव उनके नेता है। आपको कोई पूछेगा कि भैया आरजेडी में अभी नेता कौन है लालू यादव के पास, उनके पास स्पष्ट है, उनके पास तेजस्वी यादव है। जो गलती नीतीश कुमार ने की है, जदयू के बाद नीतीश कुमार के पास, नीतीश कुमार के बाद कोई नेता नहीं है। तो भाजपा जो है, सुशील मोदी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि पिछले 15 वर्षों से सुशील मोदी अगर चाहते हैं, 15 वर्ष देखिए बहुत लंबा समय होता है, वो खुद को और पार्टी को पूरी तरह से स्थापित कर सकते थे। लेकिन आज के डेट में भाजपा के पास एक चेहरा नहीं है। अगर आज भाजपा में अगर विधानसभा चुनाव में जाएगा, तो उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, आप अगर पूछिएगा किसी से बता नहीं पाएंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मैं बता दूंगा राजीव जी, बताए, मैं भी जानना चाहूंगा। हमारे अमित शाह जी ने ये ऐलान कर दिया है कि 25 के चुनाव से पहले चेहरा ऐलान कर करके हम चुनाव में जाने जा रहे हैं, जाएंगे। और दूसरी बात, जो बिहार में जिस चेहरे की चर्चा आप कर रहे हैं, जिस तेजस्वी यादव की चर्चा कर रहे हैं चेहरे की, तो जिस तेजस्वी यादव को लोकसभा चुनाव में उसके नेतृत्व में राजद चुनाव लड़ा था और बिहार की जनता ने उसको 0 पर आउट कर दिया लोकसभा में, उसको आप चेहरा बिहार का बता रहे हैं। लेकिन जिस नित्यानंद राय के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा गया और 40 में से 39 सीट एनडीए को मिला, उसको आप चेहरा नहीं बता रहे हैं। जिस चेहरे को आप बता रहे हैं कि वो चेहरा है तेजस्वी यादव, उसको 143 सीट पर चुनाव लड़ करके मात्र 75 सीट दिया। और जिस डॉक्टर संजय जायसवाल के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ा और 110 सीट पर ही चुनाव लड़ करके 74 सीट दिया, आप उसको चेहरा नहीं बता रहे हैं। आप तेजस्वी यादव को चेहरा बता रहे हैं जिसकी कोई उपलब्धि नहीं है, और जिसको जो आज आयुष्मान भारत देख रहे हैं, पूरे भारत में कार्ड बटा है 5 लाख का गरीबों को, जो बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर के इलाज करवा सकते हैं। उस आयुष्मान कार्ड को बनवाने में डॉक्टर संजय जायसवाल की बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि मैं भी डॉक्टर सेल का नेशनल को कन्वेनर था और ये हमारे प्रभारी थे। और 13 में ही हम लोगों ने तय किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 5 लाख का बीमा देंगे। तो जिसकी इतनी बड़ी उपलब्धि डॉक्टर संजय जायसवाल की है कि अभी 58 करोड़ लोगों को
पूरे भारत में उसका लाभ मिल रहा है, वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो और फिर शहनवाज हुसैन को देखिएगा कि उद्योग ठप पड़े थे बिहार में, 17 इथेनॉल का फैक्ट्री खुलवाने का काम कर रहे थे। तो सम्राट चौधरी का ले लीजिए, तो पंचायत के चुनाव को करवा करके और पंचायती व्यवस्था को बदल करके ये किए, तो हमारे पास तो एक से एक सुरमा है मुख्यमंत्री बनने लायक। हमारे जैसा किसी पार्टी में लीडर नहीं है, हमारे यहाँ काफी लीडर का सीरीज है जो मुख्यमंत्री बन सकता है और बिहार को बहुत अच्छे तरीके से चला सकता है। नीतीश कुमार से भी बेहतर तरीके से चला सकते हैं। नीतीश कुमार तो सिर्फ मुख्यमंत्री थे, लेकिन वित्त मंत्रालय सुशील मोदी जी के पास था, तो जो वित्तीय प्रबंधन इतना अच्छा बना करके रखे थे वो सुशील जी रखे थे। जो पथ देख रहे हैं कि पथ का जाल बिछा पूरे बिहार में, तो नंदकिशोर यादव जी थे, नितिन नवीन थे, हमारी पार्टी से थे। जो स्वास्थ्य व्यवस्था में इतना अच्छा देख रहे हैं बिहार को, तो चंद्रमोहन राय जी से शुरू कर लीजिए, उस समय से ही स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार ला करके बिहार के लोगों को लाभ दिया गया था। तो हमारे पास तो दिखाने के लिए जनता को और भरोसा पाने के लिए बहुत सारे लीडर हैं और बहुत सारा काम है। एक चीज मैं जोड़ना चाह रहा था डॉक्टर रामसागर जी को, मैं एक मिनट बस मैं ऐड करेक्ट करना चाह रहा था। डॉक्टर रामसागर जी को मैं थोड़ा करेक्ट करना चाह रहा था। मैंने ये नहीं कहा कि तेजस्वी यादव बिहार के चेहरे हैं, मैंने ये कहा कि तेजस्वी यादव जो है राजद, आज जो है राजद के वो चेहरे हैं। अगर कोई पूछेगा कि राजद में सीएम कौन बनेगा, तो सबको मालूम है कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। मैंने उनको बिहार का चेहरा नहीं कहा, मैंने कहा कि आरजेडी के पार्टी की तरफ से वो चेहरे हैं जो कि भाजपा के पास और जदयू के पास, भाजपा के पास और जदयू के पास चेहरा नहीं है। अगर आप भी ये बता रहे हैं कि हमारे पास इतने सारे लोग हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आज के डेट में अगर आपका सीएम कौन होगा, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो मैंने ये कहा कि वो आरजेडी ने क्लियर स्टैंड कर दिया है कि तेजस्वी यादव अगर उनकी सत्ता आती है तो तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। मैंने ये कहा, ये मैं करेक्ट करना चाह रहा हूँ। जी राजीव जी, हमारी पार्टी का जो काम करने का तरीका है, आप देखे होंगे कि हरियाणा में भी हमने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके नहीं चुनाव लड़ा था। जब चुनाव में जीत गए तो खट्टर साहब मनोहर लाल खट्टर जी को बना दिया। महाराष्ट्र में हमने कोई चेहरा दे करके चुनाव नहीं लड़ा था। हमारी पार्टी जब आई तो देवेंद्र फडणवीस चेहरा बन गए। झारखंड में हमने कोई चेहरा दे करके नहीं चुनाव लड़ा था। जब हम सत्ता में आए तो रघुवर दास को चेहरा दिया गया। तो हमारे पास इस तरह से चेहरा रहते हैं, समय पर आकर के हम उनको आगे करते हैं और वो सफल साबित होते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर है कि भाजपा की रणनीति में चेहरा को आगे करके चुनाव लड़ना शामिल नहीं है। अब जैसा कि रामसागर जी कह रहे हैं कि अगला चुनाव हम जरूर किसी चेहरे के साथ में लड़ेंगे, तो बेहतर यह है कि चलो एक नई बात निकल करके आ रही है और उस रास्ते पर एक जीत का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मेरा सवाल रामसागर जी से यह है कि इस जीत में चिराग का फैक्टर कितना महत्वपूर्ण है आपकी नजर में? नहीं, केदार जी का स्वभाव देखिए, मनोज कुशवाहा का स्वभाव, मनोज कुशवाहा का अच्छा चिराग पासवान का भी सहयोग मिला है। चिराग पासवान का भी सहयोग मिला है, मोकामा में भी मिला था, गोपालगंज में भी मिला था और कुढ़नी में भी मिला था। चिराग पासवान का सहयोग मिला है। जी बिल्कुल। तो ये क्या एक इशारा भी है क्या कि आगामी आने वाले दिनों में चिराग पासवान फिर से एनडीए में आएंगे बतौर, क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि इतने वो लाभदायक साबित हो रहे हैं? ऐसा जब आप भाजपा की रणनीति को देखेंगे तो यूपी में भी जो मेरी रणनीति थी, छोटे छोटे दलों के साथ हमने गठबंधन करके और अपार बहुमत पिछला चुनाव में पाया है। यहाँ बिहार में भी हम छोटे छोटे दलों से गठबंधन करके और अपार बहुमत से हम सरकार बनाएंगे जब भी चुनाव होगा। अब तो मुझे लगता है कि 25 से पहले ही शायद बिहार में चुनाव हो जाएगा, क्योंकि भगदड़ मचेगी जदयू में और भगदड़ मचेगी राजद में, क्योंकि दोनों के बीच तारतम्य जो नीतीश कुमार के डर से लालू जी के पार्टी में गए थे लोग,
और जो लालू जी के डर से नीतीश कुमार की पार्टी में गए थे, अब ये जो दोनों एक हो गए हैं, तो उस तरह के लोगों के बीच काफी अकुलाहट है और वो किंग कर्तव्य विमूढ़ है कि अब हम करें तो क्या करें। तो वैसे काफी लोग वहां से निकलेंगे, जी जी, दोनों जगह से निकलेंगे। आप आगे आगे इस चीज को देखेंगे, ये होने वाला है। और बिहार की जनता को जब दिखाई पड़ रहा है कि सत्ता में बीजेपी आने जा रही है बिहार में, तो नेताओं को तो अवश्य दिखाई पड़ता होगा। जी जी जी। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं दीपक उजगवे जी। दीपक उजगवे जी, इस चुनाव को क्या हम माने कि ये 2025 के विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट होगा? क्या आप एक बार और हो रहा है? ये कुर्मी की जीत जो है वो 2025 विधानसभा चुनाव के लिए वह लिटमस टेस्ट माना जाएगा? नहीं, देखिए, ये परंपरा भारत के चुनाव में किसी भी स्टेट में, राज्य में जब चुनाव होता है तो उसे सेमीफाइनल और उसे 24 से जोड़ा जाता है। मैं ये कहता हूँ कि ये चुनाव, कुर्मी का जो चुनाव था, ये चुनाव बाय इलेक्शन था। आप अगर मानते हैं कि गुजरात का चुनाव, आप मानते हैं हिमाचल का चुनाव, आप मानते हैं उत्तर प्रदेश में जो रामपुर और अखिलेश यादव का जो मैनपुरी, ये चुनाव, ये महत्व रखता है। ये महत्व रखता है कि बीजेपी अलग हटने के, जब बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड अलग हुए तो बीजेपी को एज है, इसलिए कि बीजेपी ने पहले गोपालगंज में जेडीयू को हराया और फिर कुर्मी में जनता दल यूनाइटेड को हराया, यानी दोनों पार्टियों को इन्होंने हराया है। हार का अंतर 3000 हो, 6000 हो, हार होता है। अब इसके पीछे जो तर्क है, आप तो जानते होंगे क्यों चुनाव हो रहा है और काहे चुनाव हो रहा है। ये तो साफ जाहिर हो गया कि कुर्मी का जो सीट था वो था आरजेडी का, जो अवैध घोषित हो गया था, वो सीट अयोग्य घोषित हो गया था। जब उसमें आप चुनाव लड़ने आए थे तो नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों को भी झोंका था, अपने विधायकों को भी झोंका था। इधर तेजस्वी यादव ने भी अपने, उनका सीट था क्योंकि 774 वोट से जीते थे पिछले 2020 के चुनाव में, मगर जो वोट आया उस समय आपको याद होगा 2020 में उपेंद्र कुशवाहा भी लड़े थे, जनता दल यूनाइटेड भी लड़ी थी और बीजेपी भी लड़ी थी और आरजेडी भी लड़ी थी। तो आरजेडी 774 वोट से जीती थी। मगर अभी जो वोट मिला है जनता दल, अब इसमें दो मत नहीं है कि नीतीश कुमार का जो वो चमक था, वो चमक अब धीरे धीरे खत्म होता दिख रहा है और जो वोट आया है मैक्सिमम वोट आरजेडी का है, ये हम लोग समझ रहे हैं और वहाँ के पॉलिटिकल पंडित और वहाँ के लोग भी बता रहे हैं। जहाँ तक साहनी का सवाल है, उन्हें 10,000 वोट आया और AIM पार्टी को 3,000 वोट आया। ये भी अब नहीं कह सकते कि 3,000 वोट काट लिया, वो बात भी अब नहीं कह सकते कि उनके चलते हम हार गए। ये 10,000 वोट जो था वो वोट था बीजेपी का, बढ़ जाता। अगर वो 10,000 वोट नहीं काटते तो बीजेपी का वोट बढ़ता है। इसमें जनता दल यूनाइटेड को हार का ठिकरा ये दोनों पर नहीं फोड़ सकते, पहली बार। तो इस तरह से अब लगता है जिस तरह से कुर्मी में केदारनाथ गुप्ता की जीत हुई है, ये बिहार के आने वाले चुनाव में बीजेपी को थोड़ा मजबूती देगी। और मजबूती देने का मतलब अब बीजेपी का जो निशाना होगा, सीमांचल को लेकर अमित शाह आएंगे और बीजेपी का जो स्कोर हुआ 3 मैचों में 2 मैच ये जीते और 1 मैच महागठबंधन जीता। तो इससे लगता है कि वोटर्स जो हैं वो अब बीजेपी जाहिर है सर, क्योंकि अब मेरा समय, जी जी सॉरी सर, क्षमा चाहेंगे, समय जो कि समाप्त हो रहा है, तो हम अब समराइज करेंगे इसको कि जो भी हो, भाजपा ने इस जीत के दस्तक के साथ आगामी चुनाव में
सक्रियता के साथ आने की एक गूंज सुनाई देती है। और आने वाला विधानसभा चुनाव महागठबंधन के लिए भी कोई आसान नहीं होगा। हम फिर मिलेंगे किसी अगले दिन आपकी बात में किसी नए विषय के साथ। से जुड़ा नमस्कार।